गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और इसलिए स्वस्थ रहिए कि अपने कार्यों को आसानी से कर सकिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए आज हम वही 3rd चैप्टर जो शुरू कर रखा था हम नेक्स्ट उसका टॉपिक करते हैं। टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम 27 पेज, दैट इज ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद जब लावा इकट्ठा हो जाता है तो उससे कई तरह के स्थल रूप बनते हैं। लैंड फॉर्म्स जो जब भी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो उसके बाद बहुत सारे लैंड फॉर्म्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं पृथ्वी पर। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखो, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो आपने देखा होगा लावा जो है वो ज़मीन पे आ जाता है। मैग्मा नाम भी सुना होगा आपने, कितने बच्चों ने सुना हुआ है मैग्मा? लावा और मैग्मा में फर्क है एक ही चीज, फिर भी फर्क है। लावा जब वो जमीन से बाहर आ जाता है और मैग्मा जब वो धरातल के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। आप बुक में मार्क कर सकते हो। उससे पहले उन्होंने ये बताया है कि ज्वालामुखी जहाँ से निकलकर गैसें, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा धरातल पर पहुँचता है वो मुख कहलाता है ज्वाला, क्योंकि वो ज्वाला के साथ पहुँचता है ना। आग भी होती है उसमें, राख, धूल कण, गैसें सब होती हैं, तो इसीलिए वो कहलाता है ज्वालामुखी। फिर अगर बाहर आया, ये सब पदार्थ अगर कुछ समय पहले बाहर आया और अभी तक आ रहा है तो वो कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। अब आपने ये 8th में पढ़े थे, ज्वालामुखी 3 तरह के हैं, मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। पहला सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय और तीसरा है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय एक है सुप्त ज्वालामुखी। 3 हो गए। सक्रिय का मतलब जिसमें अभी तक क्रियाशील है, जिसमें से लगातार उद्भेदन हो रहा है। निष्क्रिय होता है जो मृत प्राय है, निष्क्रिय हो गया, यानी काफी समय पहले उद्भेदन हुआ था लेकिन इस समय उसमें किसी भी तरह का कोई भी उद्भेदन नहीं हो रहा, बिल्कुल खत्म। सुप्त भी नहीं है, वो निष्क्रिय है। अगर 10 से 20 वर्षों तक उसमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता तो साइंटिस्ट उसको डेड घोषित कर देते हैं, यानी वो निष्क्रिय हो गया। दोनों के बीच की अवस्था है सुप्त, सोया हुआ। सोया हुआ का मतलब कभी भी उठ जाएगा वो, है ना। कोई व्यक्ति सोया है तो वो कभी तो उठेगा। तो इसका मतलब उस वाले वॉल्केनो में या ज्वालामुखी में अभी कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा। मे बी आफ्टर सम ईयर्स, 2-3 ईयर्स, 2-3 मंथ्स फिर वो इरप्ट हो सकता है, तो वो कहलाता है सुप्त ज्वालामुखी। क्लियर? अब इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा दी है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद जो दी है वो है मैग्मा और लावा। उसने लिखा है बुक में, जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में पहुंचता है, भाग में है, तो मैग्मा कहलाता है, और ये जब भूपटल या धरातल पर पहुंच जाता है तो ये लावा कहलाता है। उस लावा में गैसें भी होती हैं, उस लावा के प्रवाह में बहुत सारे कण भी होते हैं, पत्थर, चट्टानें, अनेक खनिज पदार्थ, सब कुछ होता है। तो समझ में आ गया, जब वो धरातल के अंदर है तो वो मैग्मा है, और जब वो ऊपर आ गया तो वो कहलाता है लावा। अब इसके साथ साथ ज्वालामुखियों में बम, राख, धूलकण, गैसें, नाइट्रोजन, सल्फर और ये सारे यौगिक और हाइड्रोजन और ऑर्गन भी होते हैं। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उसके आधार पर इन्होंने अलग से ज्वालामुखियों की परिभाषाएं दी हैं। सक्रिय और ये सब तो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर थे, ये दिए हैं उनके उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर। ये कौन से हैं? पहला है शील्ड ज्वालामुखी,
दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी, फिर एक सिंडर कोन है वो भी दिया है, और एक दिया है ज्वालामुखी कुंड। ये तो जो ज्वालामुखी अलग अलग आकृतियां बनाते हैं उनके आधार पर ये 3 तरह के हैं। पहला है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी जो है वो बसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर जितने सारे ज्वालामुखी हैं वो सब हैं शील्ड ज्वालामुखी। होता क्या है इसमें, अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में, जो वेस्टर्न प्रशांत महासागर है ना, उसमें हवाई आइलैंड जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये हवाई आइलैंड या हवाई द्वीप अभी पीछे ही न्यूज़ में थे, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लग गई गर्मी के कारण, और पूरा हवाई आइलैंड में ज़्यादातर जितने भी इनहेबिटेंट जो मानव रहते थे वो सब वहाँ से भाग गए। छोटा सा आइलैंड है, आग लग गई, क्या कर सकते हैं। तो ये हवाई आइलैंड जो हैं, यहाँ के ज्वालामुखी मुख्यतः बसाल्ट से निर्मित हैं। तरल पदार्थ के रूप में लावा पृथ्वी पर आता है और बिल्कुल फव्वारे की तरह आता है। फाउंटेन देखते हो ना, पूरे में सारा लावा प्रवाह, और इतना गर्म होगा उसकी चपेट में जो भी आएगा, जैसे आसपास मकान हैं, पेड़ हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। एक बार बहुत पुरानी क्लिपिंग थी, शायद 19 या 20 की, तब भी वहाँ लावा प्रवाह हुआ था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हवाई आइलैंड लिख के और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन, तो वो पुरानी फ़ोटोज़ आपको दिखाएगा। रास्ते में जो भी आता जाता है उस गर्म लावा के वेग में सब भस्म हो जाता है। तो इसके अलावा क्या होता है, जहाँ से लावा निकलता है उसको बोलते हैं नालिका, निकास नालिका, जहाँ से वो लावा सारा नीचे से बस्ट होता है एकदम से। तो उसमें भी फव्वारे की तरह जब निकलता है तो वहाँ एक शंकु सा बन जाता है। आपकी बुक में दिया है शील्ड ज्वालामुखी का एक चित्र, तो वो जो शंकु बन जाता है उसको बोलते हैं सिडर शंकु। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई अलग अलग आकृतियां हैं। फिर है मिश्रित ज्वालामुखी। अब देखो, हर तरह के ज्वालामुखियों में हर तरह की चीज़ें आती हैं। इसमें बसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और लावा उद्गार होते हैं और ये ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्वाला के साथ पृथ्वी के अंदर से छोटे छोटे खंड, जिसको आप बोलते हो पायरोक्लास्टिक पदार्थ, राख, गैसें, धूलकण, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े, ये भी सब बाहर आ जाते हैं और ये जमा हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। सब कुछ आ गया, जीवाश्म भी आ गए, जीव खंड भी आ गए, चट्टानी पदार्थ भी आ गए, सिर्फ लावा ही नहीं आया, इसीलिए इसे बोला जाता है मिश्रित ज्वालामुखी। फिर है ज्वालामुखी कुंड। कुंड तो समझ ही गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैल्डेरा। कुंड होता है ना, थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है। जैसे ही ज्वालामुखी इरप्शन हुआ, देखो मैं तुम्हें बना के बताती हूँ। जैसे ही ज्वालामुखी इरप्ट होता है बहुत तेज गति से, उसके बाद वहां पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ये आप देखो चित्र में, ये देखिए इस तरह का, ये जो छोटी सी बन गई ना, लेक टाइप कह लो, क्योंकि जैसे ही इरप्शन हुआ, ये नलिका थी, ये थी निकास नलिका, इसमें से इरप्शन हुआ, सारा लावा इस तरह से बहता चला गया और यहाँ पे ये छोटा सा गड्ढा बन गया। ये इसे बोलते हैं कुंड। कुंड आप हिंदी में भी समझते होंगे, कोई भी गहरा, उसको कुंड बोला जाता है। तो यहाँ धंसे हुए इस गर्त में कई बार जब बारिश आ जाती है, जब वॉल्केनिक एक तरह से सुप्त हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, तो पानी उसमें जमा हो जाता है और फिर वो कुंड के रूप में बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी कुंड। क्योंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित है तो इसे ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। फिर है बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। अब ज़रूरी नहीं है हर जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन फव्वारे की तरह ही हो। जैसे हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर इरप्शन एकदम से नहीं होता, बल्कि जो ज़मीन में क्रैक्स हैं,
दक्कन का पठार पढ़ा है ना आपने इंडिया वाली बुक में, प्रायद्वीपीय पठार, और मैंने तुम्हें बताया था वहाँ धरातल में नीचे दरारों से या भ्रंश से रिसाव होता रहता है, तो वो लावा धीरे 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 इधर उधर जिधर भी उसको फ्लो मिलता है वो वहाँ बहता रहता है। तो इस तरह का जो होता है वो होता है बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। आप मार्क भी कर सकते हो। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं और बहुत दूर तक वो निकलता है। संसार के कुछ भाग घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इसमें देखो नेक्स्ट लाइन में ही दिया है, भारत का दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार है ज़्यादातर भाग पाया जाता है, और ये बृहद बसाल्ट लावा प्रवाह है। कई सालों से, मतलब करोड़ों सालों से, कई साल जब भी ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं उसका मतलब 8 या 10 साल नहीं होते, करोड़ों साल पहले से ये लावा ऐसे बहता चला जा रहा है, जिसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं आज की डेट में कि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? जो लावा है काली मिट्टी को जन्म देगा, चट्टानें हैं काली काली, वो टूटेंगी फूटेंगी तो मिट्टी जो निर्मित होगी वो काली होगी। इसके बाद है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब जैसे हमने भूकंप पढ़ा वो समुद्र में भी आते हैं, तो ज्वालामुखी उद्भेदन भी समुद्र में होते हैं, और जो वो लावा जमा हो जाता है वहाँ पर कई बार वो कटक के रूप में, यानी उसमें लावा जमा होते होते उसकी हाइट इतनी अधिक हो जाती है कि वो एक कटक या चोटी के रूप में हमें समुद्र में दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी। अब देखो इसमें ये दिया हुआ है कि इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। ये कटक जो है एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में सब जगह ये छोटी छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कई जगह अब देखो वो उभर गया, समुद्र आसपास है तो वो आइलैंड भी बन जाता है, एक द्वीप समूह का रूप भी ले लेता है, और कई बार वो कटक पूरी श्रृंखला के रूप में सागर में फैल जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट टॉपिक करते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ये थे ज्वालामुखी के प्रकार। उद्भेदन के आधार पर 3 थे, सक्रिय, निष्क्रिय और सुप्त। और जो लावा उद्गार निकलता है उससे जो आकृतियाँ बनती हैं उसके आधार पे थे शील्ड, फिर मिश्रित, और फिर ज्वालामुखी कुंड, और ये बसाल्ट प्रवाह, और 5वां था मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब ये जो आप पढ़ रहे हो स्थलाकृतियाँ, ये हैं पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा तरल रूप में घूमता रहता है, वो कितनी तरह की आकृतियाँ बनाता है। तो इसमें आती हैं अंतर्वेधी आकृतियाँ, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर बनती हैं इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अंतर्वेधी आकृतियाँ। अब फर्स्ट लाइन से ही मार्क कर लो अंतर्वेधी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, लावा उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है, और लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचता है या धरातल पर पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये जब घूमता रहता है पृथ्वी के नीचे तब ये कई तरह की आकृतियाँ बनाता है। फिर उसके बाद आप 2 लाइनें छोड़ के नीचे दोबारा मार्क कर सकते हो कि जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है, वो उद्गार से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं, और इन आकृतियों को कहते हैं अंतर्वेधी आकृतियाँ। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्वेधी का मतलब अंदर, बुक वाली लैंग्वेज याद होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सिंपल लिख सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के धरातल के नीचे जब लावा प्रवाह के कारण बाहर नहीं आ पाता लेकिन अंदर ही जमा होके कुछ आकृतियों का निर्माण करता है, तो वो अंतर्वेधी आकृतियाँ कहलाती हैं। आपको अंतर्वेधी का मतलब समझ में आ गया, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। अब इसमें बैथोलिथ, लैकोलिथ ये मेन है, और छोटी छोटी आकृतियाँ और भी बनती हैं जो आपके नेक्स्ट पेज पे
दी हैं। हम फटाफट मार्क करते हैं। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी में अधिक गहराई पे ठंडा हो जाता है तो एक गुंबद के आकार में विकसित होता है, इसे बैथोलिथ कहते हैं। छोटी छोटी लाइनें मार्क करो, डिफाइन करना आता है सिर्फ, ठीक है। जब ये धरातल के नीचे ही गुंबद, मस्जिद देखते हो ना, उसमें टॉम बने होते हैं, इस तरह की आकृति में जमा हो गया तो ये कहलाता है बैथोलिथ। चित्र आपका ऊपर दिया है, विजिबल है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट लाइन और मार्क कर लो कि ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है क्योंकि ये मैग्मा के भंडारों से जमा होते हैं। ग्रेनाइट ब्लैक होता है, मैग्मा काला होता है, ब्लैक होता है, तो उसी से ये बनते हैं। फिर है लेकोलिथ। ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और पाइप रूप वाहिका नली के नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से जैसी ही होती है। अंतर केवल ये होता है कि ये गहराई में पाया जाता है और मिश्रित ज्वालामुखी धरातल पर पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल। 3 परिभाषाएं एक साथ मार्क कराती हूँ। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। ऐसे लावा प्रवाह हुआ, नेक्स्ट जगह कहीं पे दरारें थी, उसके अंदर लावा चला गया। अब यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाएगा। यदि वो तश्तरी के आकार में जमे तो वो लेपोलिथ, और लहरदार चट्टानों से जमे तो वो फेकोलिथ। नाम अलग अलग है क्योंकि आकार अलग अलग है। और अगर कम मोटाई वाली शीट के रूप में जमा हो जाता है तो उसको सिल बोलते हैं। जमा सारे ही पृथ्वी के धरातल के नीचे होते हैं। लास्ट है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है, देखो कहीं पे दरार थी, वहाँ लावा जमा होता चला गया समकोण पे, ऐसे नहीं फैल रहा है, इस हाइट में भी वो बाहर निकलना चाह रहा था, विस्फोट होना चाह रहा था, नहीं हुआ, ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाया, गैसें उसको नहीं उठा पाई, तो वो इस तरह से जमा होता चला जाएगा लंबाई में। समकोण तो यही होता है ना, तो वो एक दीवार बन जाता है और इस संरचना को बोलते हैं डाइक। ये जो डाइक हैं ये आग्नेय चट्टानों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी दक्कन के पठार में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवाहीय ज्वालामुखी होता है। तो वो बसाल्ट जमा हो जाता है और ये आकृतियाँ अंतर्वेधी हैं, यानी पृथ्वी के धरातल के अंदर ये बनती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें से एक एक नंबर की परिभाषाएं आती हैं, चाहे वो हमने ज्वालामुखी के प्रकार पढ़े हों, चाहे वो अंतर्वेधी आकृतियां पढ़ी हों, लेकिन एक एक नंबर भी यू कांट इग्नोर, एक एक नंबर करके ही नंबर बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब की डेफिनेशन कॉपी पे या बुक पे मार्क कर लेनी है और कॉपी पे लिख लेनी है। 1-2 बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगी। मैंने बताया नाम के आधार पर ही ये सब डेफिनेशंस हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। वीडियोस भी तो देख सकते हैं, और मेरी ज्योग्राफी की नहीं, मैं दूसरी वीडियोस की भी बात कर रही हूँ। कोई भी जब देखते हो व्हाट्सएप पे, उसको भी तो 2-2, 3-3 बार देखते हो। तो बच्चे हम बुक पढ़ लेते हैं 2-2, 3-3 बार, अपने आप ये सारी प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ टेक केयर, हैव अ नाइस डे and goodbye. Please subscribe my channel and give a like. Bye bye.